नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बात अब तय हो गई है कि दुनिया इस समय एक नई वर्ल्ड वार के मुहाने पे आ गई है। क्योंकि ज़ेलेंस्की ने जो किया है रशिया के अंदर और उसके 40-42 बड़े प्लेन्स जो कि बॉम्बर प्लेन्स भी हैं, उनको ख़त्म कर दिया है 117 ड्रोन्स की सहायता से। तो अब एक बात तो तय हो गई है कि इसके बाद जो अगला हमला होगा रशिया की ओर से, वो हमला हमने शायद इतिहास के पन्नों में होते हुए कम ही देखा होगा। बल्कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि एक और नागासाकी और हिरोशिमा रिपीट होने जा रहा है। इसको जब मैंने 2 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, तो कल भी किया मैंने, और मैंने कहा कि इतना बड़ा अटैक मैंने अपनी मेमोरी में युद्ध के अंदर किसी एक देश के द्वारा किसी एक इवेंट में एक दिन में नहीं देखा है मैंने, कि 40-42 प्लेन्स ध्वस्त कर दिए जाएं। मैंने नहीं देखा कभी, मैंने सुना भी नहीं, किसी भी युद्ध में नहीं सुना मैंने। जो भी दुनिया में पिछले 40-50-60 सालों में युद्ध हुए होंगे, मैंने नहीं देखा। सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इस किस्म की चीजें हुई थी, और सच कहा जाए तो अब उसको पर्ल हार्बर के अटैक से कंपेयर किया जा रहा है। अब कई लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा पर्ल हार्बर का अटैक क्या था। और ये 1941 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की बात है ये। वहाँ पे जो जापान की रॉयल नेवी ने जो हमला किया था हवाई में, इस पे अमेरिका में, तो वो पर्ल हार्बर का अटैक के नाम से जाना जाता है, और वो सबसे बड़े अटैक के रूप में उसका नाम है। ये अटैक पर्ल हार्बर के बराबर का अटैक माना जा रहा है कि यूक्रेन ने जो रशियन एयर बेसिस पे जो हमला किया है, दिस इज अ रिपीट ऑफ पर्ल हार्बर। अब ज़ेलेंस्की ने कर तो दिया, लेकिन ज़ेलेंस्की करने वाला नहीं था, करवाने वाला तो अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, इटली भी है, और नेटो नेशंस हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लग रहा है कि रशिया को तबाह करने की जो एक पागलपन है नेटो के अंदर, कि रशिया को तबाह कर देंगे बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये उनके लिए आत्महत्या से बढ़कर साबित होगा। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर चला के और जिस ढंग से उसके एयर बेसिस को तबाह किया, TU-95, TU-22 बम वर्षक विमान और A-50, करीब 40 एयरक्राफ्ट को नष्ट किया है और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसका नुकसान किया है। कहने को इस अटैक की तैयारी 11 महीने से चल रही थी, और ये सबसे विनाशक हमला माना जाएगा पर्ल हार्बर के बाद। अब कोई ये सोचे कि यहां पर कोई युद्ध विराम हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद युद्ध विराम की कोई बात भी होगी, या कोई इसके बारे में फिलहाल कोई प्रोडक्टिव कोई चर्चा भी होगी। इसका बदलाव खौफनाक हो सकता है, और ऐसा खौफनाक कि फिर से एक बार नागासाकी और हिरोशिमा की याद आ जाए। एक विनाशकारी आप कह सकते हो कि परमाणु संघर्ष की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं इस टाइम, और इसका पूरा का पूरा दारोमदार ज़ेलेंस्की का नहीं, पूरा नेटो कंट्री का है। रशिया को इस स्तर तक प्रवोक करने वाला नेटो है, अमेरिका और यूरोपियन नेशंस हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये जो यूरोपियन नेशंस हैं, जिसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन, ये शायद अपनी औकात से ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये जितनी इनकी हैसियत है, जितनी इनकी औकात है, ये उससे ज्यादा अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका जो मिशन डिस्ट्रॉय रशिया है, वो तो कामयाब होगा नहीं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं इस प्रोसेस में ये बर्बाद ना हो जाए, और इनका बर्बाद होना अब मुझे लाजमी लग रहा है। ब्रिटेन ने बॉम्बर्स मांगे हैं अमेरिका से कि मेरे पास एटम बम तो हैं, लेकिन मेरे पास उनको पहुंचाने के लिए, अटैक करने के लिए बॉम्बर्स नहीं हैं।
अभी पिछले हफ्ते ही एक फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, जो पुतिन के करीबी भी हैं, उनका कहना था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इज नॉट फार। और अब मुझे लग रहा है कि शायद नेटो कंट्री जो है ना, उन्होंने एक ट्रिगर दबा दिया है। उन्होंने वो कर दिखाया है जो अभी तक की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद हालात कुछ इस किस्म के हैं कि जहां पर ना जाने कितने यूरोपियन देश इस लपेटे में आ जाएंगे। कहने को फिनलैंड और पोलैंड भी अपनी मसल्स फ्लैक्स कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि हम रशिया को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि अगर यूक्रेन हार जाता है तो फिर रशिया जो है, जो बाल्टिक देश हैं, फिनलैंड या पोलैंड, उसमें घुस के उनको भी तोड़ सकता है और नेटो को फिर रूस से युद्ध करने के लिए उतरना होगा। ये बात तो पक्की है और ये एक विनाशकारी वैश्विक युद्ध होगा और इसमें करीब करीब अब बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि शायद इसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक सर्वे हुआ है यूरोप में जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन में करीब 41% से 55% लोगों का मानना है कि एक बड़ा युद्ध बिल्कुल सामने खड़ा है और उससे अब इनकार नहीं किया जा सकता है। अब तो तीर कमान से निकल चुका है। अब ज़ेलेंस्की अटैक कर चुके हैं। अब ये वापस नहीं आ सकता। अब ऐसा लगता है कि पुतिन का जो जवाब है उसको सोचकर दुनिया कांप भी रही है और डरी भी हुई है। क्या सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन के इस खतरनाक विनाशकारी हमले को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था? ये एक सवाल है और ज़ेलेंस्की कई बार अमेरिका को इस युद्ध में खींचने की कोशिश कर चुका है। लेकिन ज़ेलेंस्की अपनी इज्जत बचाने के लिए रशिया को बर्बाद कर देना चाहता है, लेकिन फिर पुतिन का गुस्सा किस रूप में दुनिया के सामने आएगा ये पता नहीं। 40 लड़ाकू विमानों की जो तबाही हुई है उसे रशिया बर्दाश्त करेगा? मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। शायद इस समय दुनिया को इस सदी के सबसे विनाशकारी युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। एक बात मैं दर्शक मित्रों आपसे और कहना चाहूंगा। अगर आपको लगता होगा कि यह युद्ध रशिया और यूरोप के बीच में होगा या रशिया यूक्रेन के बीच में होगा और वहां पर एक विनाशकारी दृश्य पैदा होगा और हम पर कोई असर नहीं होगा, तो माफ कीजिएगा, इस चक्की में फिर सब पिसेंगे। भारत भी पिसेगा और ऐसा पिसेगा कि फिर निकल नहीं पाएगा। और अगर ये युद्ध होता है तो फिर यहां पर आपको साइड लेनी पड़ेगी। यहां पर आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। आप सोचो कि मैं बाहर खड़े होकर हाथ सेक लूंगा, तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया तो दो गुटों में होगी उस समय। रशिया और चाइना तो एक साइड में होंगे, ईरान भी उनकी साइड में होगा, नॉर्थ कोरिया भी उनकी साइड में होगा, कुछ और देश भी उनकी साइड में होंगे और अमेरिका का अपना नेटो ग्रुप तो है ही। तब भारत के लिए दुविधा पैदा होगी, तुम कहां जाओगे? यहां से बढ़ती हुई दुनिया आपके सामने होगी और शायद एक हिरोशिमा नागासाकी मोमेंट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इसकी तपिश को महसूस कर लीजिएगा, यह ज्यादा दूर नहीं है। सच कह रहा हूं, एक हिरोशिमा नागासाकी मोमेंट सामने खड़ा है, ज्यादा दूर नहीं है अब। शुक्रिया आपका।